So, good evening, everyone, and welcome to एस्ट्रो वास्तु कोर्स, जिसमें कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा से देखने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस नई अकल्ट की मोडालिटी को हम पढ़ें, जानें और किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को एक बेहतरीन मैनर में दूर करने की कोशिश भी करें। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर एस्ट्रो वास्तु क्यों? आप सब लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर एस्ट्रो वास्तु क्यों? आप सब लोगों ने अभी तक वास्तु की अच्छी प्रैक्टिस करी होगी। कुछ लोगों ने 16 डायरेक्शंस का वास्तु पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने 8 डायरेक्शंस का वास्तु पढ़ा होगा। कुछ लोगों को जनरल वास्तु की नॉलेज होगी, जिससे उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश भी करी होगी। आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे, जिससे आप सब लोगों ने अपने-अपने तरीके से कुंडली को डिकोड करके अपने जीवन के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश भी करी होगी। क्या एस्ट्रोलॉजी अपने आप में संपूर्ण नहीं है? क्या वास्तु अपने आप में संपूर्ण नहीं है, जो इन दोनों को मिलाने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो ये अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी विद्या है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को डिकोड कर सकते हो, प्लैनेटरी पोज़ीशंस को सेट करके उसके जीवन को और बेहतर कर सकते हो। और वास्तु अपने आप में एक ऐसा परिपूर्ण ग्रंथ है, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति के घर, ऑफिस, फैक्ट्री को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। वहां की प्रॉब्लम्स को भली भांति अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हो। और हाँ, उस व्यक्ति को एक अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल भी दे सकते हो। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को कुछ भ्रांतियों से पहले निकालना चाहूंगा, ताकि आप आगे बढ़कर उन चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। आप में से जो भी लोग मुझसे पहली बार जुड़े होंगे, उन सब लोगों ने शायद कहीं ना कहीं पहले ये सुना जरूर होगा कि एस्ट्रो वास्तु के अंदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक संगम तो होता है, लेकिन इसमें हम वास्तु को बिल्कुल निगेट कर देते हैं। माइंडेड, इसमें हम वास्तु को बिल्कुल निगेट कर देते हैं। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि किसी व्यक्ति का कैश लॉकर साउथ साउथ वेस्ट में रखवाना है तो वो बुरी जगह है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस कैश लॉकर को साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि डिस्पोजल की है, उसमें भी रखवाना पड़ जाए तो हम रखवा देते हैं। किसी भी व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर हमें टॉयलेट बनवानी पड़ जाती है, क्योंकि उसकी कुंडली उस हिसाब से फेवरेबल है, तो हम उसे बनवा देते हैं। किसी भी व्यक्ति के घर में अगर उसके बच्चे को ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पढ़ने के लिए बिठा दिया जाए, तो हम उसे बिठा देते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। क्या आप सब लोग मेरी इस बात से अग्री करते हो? क्योंकि ये बात पर अग्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, हम इस बात पर अग्री करते हैं। क्योंकि अगर आप इस बात पर अग्री नहीं करोगे, तो हम इस एस्ट्रो वास्तु के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे कैसे? इस एस्ट्रो वास्तु को सीखने के लिए, या आज तक आपने बहुत बार ये सुना भी होगा, इस व्यक्ति के लिए साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी है, इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर बुरा है, यहाँ पर अच्छा है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज जो समझ में नहीं आती, कि अगर वास्तु शास्त्र इतना ही कमजोर ग्रंथ है, अगर वास्तु शास्त्र इतना ही कमजोर ग्रंथ है, तो फिर हम वास्तु को पढ़ क्यों रहे हैं? हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं पढ़ रहे? वास्तु शास्त्र अपने आप में परिपूर्ण है। मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां इस तरीके से चल रही हैं, इस तरीके से फैल रही हैं, कि जिसमें अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको आपका सेकंड हाउस कहीं ना कहीं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दर्शा रहा है, तो अगर आप अपना कैश लॉकर साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन मैं आज, मात्र अभी 3 ही मिनट हुए हैं क्लास शुरू हुए, पहले ही 3 मिनट में आपके दिमाग के अंदर पहले कुछ चीजों को डालना चाहूंगा, कि अगर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम अपने कैश लॉकर को रख सकते हैं उस व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से, तो क्या साउथ साउथ वेस्ट के अंदर गंधर्व और भृंगराज देवता या साउथ साउथ वेस्ट के डिस्पोजल के एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाते हैं?
ऐसा कभी भी नहीं होता। हम लोग आज इस महाविद्या के संगम को पढ़ने जा रहे हैं। इस महाविद्या के संगम को, इस महाविद्या के संगम में हमें दो चीजों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली चीज, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दो विद्याओं के संगम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इन दोनों ग्रंथों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जब भी हम किसी भी चीज के तर्क तक पहुंचते हैं, तो उसके बारे में हमें इन डेप्थ, इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माफी चाहूंगा उन एस्ट्रोलॉजर्स से जो आज की डेट में एस्ट्रो वास्तु करते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन भ्रांतियों के तहत कि तुम्हारा टॉयलेट अगर ईशान कोण में होगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर राहु का बहुत अच्छा सिस्टम बैठ रहा है, तुम्हारे यहाँ पर आठवीं राशि का बहुत अच्छा सिस्टम बैठ रहा है, तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वास्तु के हिसाब से हर एक दिशा, हर एक देवता के अपने गुण धर्म हैं। हम लोग कभी भी वास्तु को निगेट नहीं करते और ना ही इस पूरे के पूरे कोर्स में करेंगे। आप इस कोर्स के अंदर इतना ब्यूटीफुली ये सारी की सारी चीजों को समझेंगे कि कैसे और किस हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद उस व्यक्ति के घर के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उस व्यक्ति के जीवन में हम एक बेटरमेंट लेकर आते हैं। अगेन मेरा ये सवाल आता है, आखिर एस्ट्रो वास्तु क्यों? तो आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस चीज का जवाब देना चाहेगा कि आखिर एस्ट्रो वास्तु क्यों? आप अपनी स्क्रीन पर हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। 1-2 मिनट की इंटरेक्शन इस समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आप ये नहीं बताएंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, या आप एस्ट्रो वास्तु कोर्स क्यों करने के लिए आए हैं, तो शायद मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने में और ज्यादा सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जो भी लोग पहले पुराने होंगे, यानी कि जिन लोगों ने एस्ट्रो वास्तु पहले कर रखा होगा, वो लोग हैंड डाउन रखेंगे। सिर्फ नए लोग ही हैंड अप करेंगे। और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इंटरेक्ट करें, ताकि आप लोग पहले दिन थोड़ा सा खुलेंगे तो अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। मिस्टर श्रीधर। नमस्ते सर। हम्म। एक्चुअली एक घर में दो तीन चार आदमी रहते हैं, पर एक ही डायरेक्शन में कोई एक भी प्लेसमेंट और कोई भी चीज का प्लेसमेंट होता है तो हम्म। सबको सही देता है, किसी एक को प्रॉब्लम देता है अकॉर्डिंग टू हिज कुंडली। उसको जानने के लिए, सही करने के लिए एस्ट्रो वास्तु हम जानते हैं। कुछ कुछ सही है, 100% नहीं मैं कह सकता, काफी हद तक आपने ट्रैक को पकड़ा है। रिंकू मैम, फटाफट फटाफट अनम्यूट करके, समय की बहुत कमी रहती है मैम हमारे पास, हम क्या करें। एस्ट्रो वास्तु इसलिए जरूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी की कुंडली में कोई डायरेक्शन या फिर कोई ग्रह मजबूत नहीं है, मतलब उसमें बल नहीं है, तो हम वास्तु के माध्यम से उसकी उस डायरेक्शन को बल दे करके और उसका ओवरऑल फ्यूचर हम ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ग्रह प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कमजोर है, तो उसको वास्तु में हम बल दे देंगे तो वो कुछ हद तक उसको सपोर्ट करने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ हद तक ही कराना है तो फिर वो तो अभी तक हम करा ही रहे हैं। 100% की बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। निकिता जैन, अनम्यूट अनम्यूट। अरे अनम्यूट मेरे भाई, अनम्यूट की ऑप्शन दे रखी है। So there is no option ना। हेलो। बोलो। सर एस्ट्रो वास्तु इसलिए कि जैसा उन्होंने श्रीधर जी ने बोला, एक ही घर में रहते हैं। जैसे मेरे घर में हम 5 मेंबर हैं, लेकिन किसी न किसी को एक एरिया बहुत इफेक्ट कर रहा है, और उस हम्म। एरिया का हमको कुंडली के थ्रू तो नहीं हो रहा, तो वास्तु के थ्रू हम उसको जाके और बिल्कुल 100% उस एरिया को उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? सर जो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहे थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे।
वो तो कुंडली के अकॉर्डिंगली ग्रहों को सही करके भी कर सकते हैं। सर पर वो वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर आप जनरली वास्तु को अच्छा कर लोगे तो भी अच्छे मिलेंगे। सब लोग बहुत ध्यान से समझो मैं कहां पर बोल रहा हूं। अभी इन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कुंडली के अकॉर्डिंगली उसकी कुंडली में ग्रहों के इंपैक्ट सही नहीं मिल रहे, तो हम घर में उन दिशाओं के अंदर कुछ चीजों को करके उन दिशाओं को बेहतर कर देंगे ताकि उनको उन ग्रहों का अच्छा इंपैक्ट मिले या वो दिशाएं भी बलवान हो जाए। तो यहां पर मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगा निकिता जी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते समय पर आप कोई भी ग्रह का काम कर रहे हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली बलवान हो जाएगा, उसमें वास्तु की शायद जरूरत ना पड़े। और वास्तु के अंदर अगर आप किसी भी दिशा को बल दे रहे हैं तो जनरली भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर भी हमारा पॉइंट गलत हो गया, धीरे धीरे समझेंगे, इट्स ओके। यक्षेश जी नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? बस वेरी गुड, ग्लैड टू बी बैक ऑन द क्लास। और जी एस्ट्रो सर। वास्तु क्यों? वास्तु अपने आप में एक पूरा साइंस है टू बैलेंस द एनर्जीज फॉर अ पर्सन टू सर्व इट्स पर्पस। एस्ट्रो साथ में जुड़ने से बेसिकली इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इंसान की दशा जब बदलती है तो देन that also plays an effect in the vastu, and that's why उस दोनों को जोड़कर जो एडवांस रेमेडीज दे सकते हैं हम बाय डूइंग वास्तु बेस्ड ऑन द ग्रह की पोजीशनिंग इन द एस्ट्रो चार्ट is when it affects more and you can provide better solutions for it. जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शुभी मैम आप बोलो। Sir, I think for a complete solution, Astro Vastu is important. केवल एक किस वास्तु तरीके का concept कंप्लीट सोल्यूशन? कैसा कंप्लीट सोल्यूशन? for any problem, किसकी? अपनी या किसी और की। सर, I've seen कि वास्तु कंसल्टेंट को भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है और एस्ट्रोलॉजर को भी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम उसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कैसा सोल्यूशन? सर, जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो। किसी की लाइफ में या किसी के घर में? लाइफ में है तो एस्ट्रोलॉजिकली या किसी एंड के घर में ऑफिस है में? तो हाँ, या किसी के बिजनेस में? सब कुछ इंक्लूड करेगा उसमें। ठीक है, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं हम, बहुत अच्छे आंसर्स आप सब लोगों के। अब ध्यान से समझिए आखिर क्या है ये एस्ट्रो वास्तु। हम लोग जब वास्तु करते हैं तो वास्तु के हिसाब से हम अपनी दिशाओं को बैलेंस करते हैं, हम हर चीज को सही जगह पर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एस्ट्रो वास्तु इज बेसिकली अ कस्टमाइज्ड वास्तु सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। एक व्यक्ति के जीवन की जब हम प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति के घर में जब हम उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो उसके घर में 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, सबके लिए वास्तु सब लोगों को सेम ही इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन कोई कोई जगह पर कोई कुछ रखा हुआ सामान, कोई दिशा किसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, कुछ गलत, कुछ कम इम्पैक्ट कर रही है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में जो भी उसके जीवन में ग्रहों को, दशाओं को देखते हुए जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को उस व्यक्ति के जीवन में आइडेंटिफाई करके उनके घर में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स करके, एक्टिवेशंस करके हम उसके लिए कस्टमाइज्ड वास्तु सॉल्यूशन बिठाते हैं। लेकिन ये कस्टमाइज्ड वास्तु सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम घर के अंदर अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों के लिए मंदिर अलग अलग जगह बना देंगे। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि घर के अंदर अगर 4 लोग हैं तो चारों के लिए मुख्य द्वार अलग अलग खोल देंगे। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आज कोई व्यक्ति प्रताड़ित है कि उस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही,
आज कोई व्यक्ति प्रताड़ित है कि उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, आज कोई व्यक्ति ये प्रताड़ना में है कि उसके ऊपर कोई ना कोई लिटिगेशंस हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम उसके घर को जो जनरल बैलेंस करते हैं, जो घर की ऊर्जाएं उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी दे रही हैं, वो तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही में उस व्यक्ति की कुंडली को पढ़कर कौन सा ग्रह उसको कहां पर प्रॉब्लम दे रहा है, उसको समझकर उस व्यक्ति की बॉडी पर, उस व्यक्ति के घर में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस कराते हैं जिससे उस व्यक्ति की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। और साथ ही में जब भी हम किसी भी ऑफिस का, फैक्ट्री का, बिजनेस प्लेस का वास्तु करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक जगह की कुंडली बनाकर हमें एस्ट्रोलॉजी से ये हेल्प मिल जाती है कि किस जगह पर क्या प्रॉब्लम इस व्यक्ति को मेजरली इंपैक्ट कर रही है। यस, आई गारंटी यू दैट कि आज से 21 दिन के अंदर अंदर आप लोग एटलीस्ट इतनी डिटेल के अंदर पहुंचना शुरू कर दोगे कि जब भी किसी व्यक्ति के घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में वास्तु करने के लिए जाओगे, तो वहां पर वास्तु देखने से पहले ही आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो कि इस व्यक्ति की इस दिशा में मेजर प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति की बात सुनते ही आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा इस व्यक्ति की इस दिशा में ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये कस्टमाइज्ड वास्तु है जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति को बैंकिंग की प्रॉब्लम शायद सिर्फ नॉर्थ वेस्ट से नहीं आती, हो सकता है कि उस व्यक्ति को बैंकिंग की प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रही हो क्योंकि उस व्यक्ति के ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, या साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, या साउथ में कोई प्रॉब्लम है, या इवन साउथ साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर इन चीजों को भी डिटेल के अंदर समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही तो उसकी एक्टिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसके जीवन में क्लाइंट फ्लो के लिए क्या करेंगे, उसके जीवन में पैसों के लिए क्या करेंगे, या एक व्यक्ति की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु का सबसे जो एक बड़ा शॉर्ट लाइन सिस्टम है वो है, इट इज अ कस्टमाइज्ड वास्तु फॉर एन इंडिविजुअल, और it is a customized vastu which helps to do vastu in any particular property. अभी आप सब लोगों ने ये कहा कि हमें ये थ्योरी सीखनी है, हमें किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है उस चीज को सीखना है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या प्लैनेट प्रॉब्लम देता है या प्रॉब्लम हमारे जीवन में अराइज होती है? हम अपनी कुंडली को देखकर जबरदस्ती कुछ चीजों को सेट कर लेंगे या अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को देखकर उन चीजों के ऊपर काम करेंगे? जब भी हमें काम करना है एज एन इनिशियल प्रैक्टिशनर, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को, भले ही वो बेसिक वास्तु का स्टूडेंट हो, एडवांस का हो या एस्ट्रो का हो, हमेशा एक ही चीज कहता हूं, अगर आपको 100% रिजल्ट्स लेकर आने हैं, 100 मीन्स 100% रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो पहले प्रॉब्लम को देखो जो व्यक्ति के जीवन में है, ना कि उसके घर में या उसकी कुंडली में। जब आपने व्यक्ति के जीवन की प्रॉब्लम को पढ़ना शुरू कर दिया और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू कर दिया, तब आपको कोई एक व्यक्ति एक बेहतरीन कंसल्टेंट बोलेगा। अब जबरदस्ती यूं ही लोगों के जीवन में तरह तरह की रेमेडीज देना शुरू कर दोगे, जिससे कि हो सकता है उनको इम्पैक्ट पड़े, लेकिन उन लोगों को कुछ समझना है कि हो क्या रहा है। तो क्या वो व्यक्ति आपको कभी बेहतरीन कंसल्टेंट समझेंगे? कभी भी नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि व्यक्ति के जीवन में क्या प्रॉब्लम है। अगेन, मेरा बेसिक वास्तु का भी सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, होमवर्क यही होता है कि आप अपनी नोटबुक्स के अंदर अपने अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को लिखेंगे। और आज आप सब लोगों को भी ये कोर्स शुरू होने से पहले ही ये होमवर्क दे देता हूं कि आप अपने अपने जीवन में जो मेजर प्रॉब्लम्स के साथ आप जूझ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोच समझकर जरूर लिखिए कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। दूसरी चीज, आप लोगों को एक और चीज जरूर कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, हमें दिख रहा होता है कि ये प्रॉब्लम कुछ अलग लेवल की है, आपके बस की नहीं है, या आपके आपसे रिलेटेड ही नहीं है, आप उन चीजों को ज्यादा पकड़कर बैठे रहते हो। अगर आप अपने जीवन की कुछ चीजों को पकड़ के रखेंगे, अपने जीवन की कुछ चीजों को क्या पकड़ कर रखना है,
अपने काम को पकड़ कर रखना है कि आपका करियर कैसा है, आपका पैसा कैसा है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, या आपकी शादी हुई या नहीं हुई, आपकी ग्रोथ कैसी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, इन चीजों के ऊपर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो भी इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स है उन सबको आपको देख कर रखना है, ताकि एक व्यक्ति अपने जीवन में खुद से काम करके अपने जीवन को और बेहतर बना सके। और साथ ही साथ एक्सक्यूज मी, और साथ ही साथ आप सब लोगों को हर रोज दिन ब दिन धीरे 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 करके इस विद्या को कुछ इस तरीके से आत्मसात करना है कि हम अपने जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही दूर नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हम किस प्रकार से क्या क्या रेमेडीज किन किन समय पर करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, तो ये भी हम साथ ही में देखेंगे। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इस कोर्स का फ्लो भी समझ लेते हैं, किस कोर्स का फ्लो किस प्रकार से रहेगा। हम लोग ये कोर्स को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद वास्तु, और उसके बाद एस्ट्रो वास्तु। ये आप लोगों को क्रम समझाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग इसी क्रम अनुसार अपने माइंड को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। जिन भी लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। एंड आई प्रॉमिस दैट थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ सीखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो भी परिभाषा दूंगा आप उसी को समझेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और मैं मानता हूं कि उनमें एस्ट्रोलॉजी की विद्या मेरे से कहीं ज्यादा होगी, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूज स्टेट में आए। तो जितने भी बाकी लोग भी जिनको एस्ट्रोलॉजी अच्छे तरीके से आती भी है, कृपया करके कुछ दिन के लिए मेरा साथ दे दीजिए। अगर कहीं पर आपके मन में कोई द्वंद आता है, कहीं पर युति को लेकर, कंजंक्शन को लेकर, कहीं दृष्टि को लेकर, तो प्लीज इन चीजों को अभी तक अपने मन से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि आप ही लोगों के ये सवाल आएंगे कि सर इसको तो ग्रहण लगा हुआ है, ये तो युति में है, ये तो ऐसे दृष्टि दे रहा है। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है और इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितनी जरूरत पड़ेगी सिखाऊंगा सब कुछ बताऊंगा कि ये कंजंक्शन यानी कि युतियां क्या होती हैं, दृष्टियां क्या होती हैं, हर एक पहलू के बारे में बताऊंगा और कोई भी पहलू को नहीं छोड़ूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस। गॉट इट? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, 12 राशि के बारे में, 27 नक्षत्र को हम इसमें डिटेल में कवर नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी पढ़ें। उसके बाद हम इसी के अंदर दृष्टियों को देखेंगे, युतियों को देखेंगे। इसके बाद हम इसी के अंदर ऊंच नीच को देखेंगे। फिर हम साथ में लाल किताब वास्तु को पढ़ेंगे। जब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जहां पर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के सारे डिटेल्ड रूल्स को पढ़ते हैं और उन रूल्स के तहत पहले ही दिन से बेहतरीन प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। हमारा पूरा एक एक लेक्चर रहेगा इन चीजों के ऊपर, जैसे कि मैरिज, जॉब, वेल्थ, फाइनेंस, करियर, जो मेजर हमारी लाइफ के टॉपिक्स हैं, इनके लिए हमारा पूरा पूरा एक एक लेक्चर रहेगा, जिसमें अगेन एक लेक्चर के बाद ही थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोग खुद से हर एक जगह पर बेहतरीन प्रेडिक्शन खुद से करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही में हम इसमें प्रश्न कुंडली पढ़ना सीखते हैं, ट्रांजिट्स भी पढ़ना सीखते हैं।
इसी के अंदर केपी के अंदर ही हम कुछ ऐसे मेथड्स को भी पढ़ना सीखते हैं जिससे हम बहुत सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। तो जब तक हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तब तक आप एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनने की श्रेणी में आ चुके होंगे। आज आप लोगों से एक बात कह देता हूं, एस्ट्रोलॉजर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जो चीजें अभी यहां पर पढ़ेंगे उससे प्रिडिक्शन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। पहले 3 दिन में हो सकता है कि आप में से कई लोग भाग जाएं, पहले 3 दिन, जबकि मैं बहुत लाइटर नोट पर चलूंगा। उसका रीजन ये है, आप लोगों को शायद ये लगने लग जाए यार पता नहीं ये हमारे बस की है भी या नहीं। बस वहां पर एक ही चीज को समझ लेना कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी हमें चुनती है। मैं 4 साल पीछे भागा था एस्ट्रोलॉजी के। इनिशियली जब मैंने सीखना शुरू किया था 11-12 में, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती थी। पल्ले मतलब सीखना शुरू किया फिर छूट गई, सीखना शुरू किया फिर छूट गई, सीखना शुरू किया फिर छूट गई। और फिर जब आई तो ऐसी आई कि आज आप मेरे को कुंडली दिखाओगे, मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं इसको किस मैनर में पढ़ रहा हूँ। बस पढ़ लेता हूँ और किसी ना किसी तरीके से एक बेहतरीन प्रिडिक्शन कर लेता हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, सालों लग जाते हैं। क्या पॉसिबल है कि हम इन 15-20 दिन के अंदर एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन जाएं? 1000% पॉसिबल है। और आज मैं इस कोर्स को शुरू होने से पहले ही ये चीज गारंटेड मैनर में कहता हूं, क्योंकि इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है वास्तु का। वास्तु में 16 जोन्स, आप लोगों को मोटा मोटी सब लोगों को पता ही है, एंट्रेंसेस हैं, 16 जोन्स हैं। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट इसका मेजर आता है वो आता है एस्ट्रो वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु इस पूरे कोर्स के अंदर का एक ऐसा भाग है कि अगर आपको कहीं पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी कम भी समझ में आई, मैं पहले दिन कह रहा हूं, क्योंकि अगेन बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, बार बार हमें कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम समझ में आई या ग्रैब करने में थोड़ी सी दिक्कत भी लगी, बस आपने इसके बेसिक्स को क्लियर कर लिया, तो एस्ट्रो वास्तु में आप ऐसे प्रखार बन जाओगे कि व्यक्ति की कुंडली को देखते ही उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को बताना, उस व्यक्ति को रेमेडी देना, उस व्यक्ति को सोल्यूशन देना और उस व्यक्ति का कल्याण करना, ये सब चीजें आपके हाथ में होंगी। आखिरकार एस्ट्रो वास्तु क्यों? किसी के कल्याण के लिए तो पढ़ रहे हैं या अपने जीवन के कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोग प्रिडिक्शंस के अंदर बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशंस के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन के अंदर बिलीव करता हूं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बेहतरीन रूपांतरण आए, रेदर देन मैं उसके लिए वो चीज को प्रिडिक्ट करूं। बट हाँ, अगर आप लोग उसमें प्रिडिक्शंस में भी जाना चाहते हैं तो हम लोग तो डिटेल के अंदर जाएंगे ही, बट अपने आप को इतनी मजबूती से आप लोग पकड़ कर रखेंगे कि कुछ भी हो जाए, हमें ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना है और साथ में ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से सीखना है। कहीं पर भी कुछ हो जाए, मैं कोशिश करूंगा एक एक दो दो बार खुद से रिपीट करके आप सब लोगों को ये चीजें समझाऊं, पढ़ाऊं। और साथ ही में आप लोगों से भी एक विनती रहेगी कि एस्ट्रो में कुछ चीजें आसान नहीं है, तो आप सब लोग एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि आप भी हर रोज थोड़ी बहुत रिवीजन तो करके ही आएंगे। एम आई वेरी क्लियर विद दैट नाउ? सब लोगों को मेरी बात कुछ कुछ पल्ले पड़ी है? So I again welcome you all to the Astro Vastu course and this divine journey, जहां पर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक बेहतरीन संगम बनता है। हम लोग इस संगम को खूब पवित्रता के साथ पढ़ेंगे, हम लोग इस संगम को खूब बेहतर तरीके से समझेंगे, खुद के भी जीवन को बेहतर बनाएंगे और एक प्रख्यात एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट भी बनेंगे। एस्ट्रो वास्तु समझने से पहले इसके पहले वर्ड को समझना या पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एस्ट्रोलॉजी। आखिरकार ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? आखिरकार ये एस्ट्रोलॉजी क्या है?
एक व्यक्ति जब पैदा होता है, उसके पैदा होने के समय पर ब्रह्मांड में प्लैनेट्स की कुछ अलग अलग पोजीशंस होती हैं। वो प्लैनेट्स की पोजीशंस को एक कुंडली के अंदर डाल दिया जाता है और उस कुंडली को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रीड किया जाता है। ये विद्या का नाम है एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर मेजरली क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें मेजरली इन्वॉल्व रहती हैं। 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशिस, 27 शुरू करने से पहले फिर से एक बार कहूंगा, जितने भी लोगों ने आज तक एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं सुना है वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे करके आपको अच्छे लेवल पर लेकर जाऊंगा। जिनको बहुत अच्छे तरीके से आता है वो मुझे बेयर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये लगे कि हमने तो इतने बड़े कोर्स में एनरोल कराया था, सर तो बेसिक चीजें पढ़ा रहे। तो ये मेरा धर्म है कि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा और इसी लेवल पर आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है। तो एक कुंडली के अंदर बेसिकली ये 4 चीजें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। इनको समझना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक कुंडली दिखती कैसे है? सब लोगों ने देखी होगी कुंडली। एक इस तरीके से रेक्टेंगल होता है, इसके अंदर एक क्रॉस बना दिया जाता है। जितने भी नए प्रैक्टिशनर्स हैं अपनी नोटबुक के अंदर इस तरीके से हाथ से कुंडली जरूर बनाएं, तभी जाकर आपको चीजें याद रहनी शुरू होंगी। इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, क्रॉस बनाया जाता है और इसमें एक काइट को बना दिया जाता है जिससे कि एक कुंडली प्रिपेयर हो जाती है। रेक्टेंगल, क्रॉस एंड काइट। ये कुंडली के अंदर ये कुल मिलाकर 12 बॉक्सेस बन जाते हैं। ये 12 बॉक्सेस बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके। तो बेसिकली ये 12 बॉक्सेस बन जाते हैं जिसमें इसे हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11 एंड 12। बहुत ध्यान से समझिए सब लोग। ये जो मैंने अभी नंबर्स लिखे हैं ये हाउसेस के नंबर्स हैं। ये नंबर्स किसके हैं? ये हाउसेस के नंबर हैं, ये राशियों के नंबर नहीं है। अब ये राशियां क्या होती हैं? अगर आपको किसी भी पड़ाव पर लगे कि मैं थोड़ा सा भी तेज जा रहा हूं तो भले ही आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सर, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब आप लोगों ने नॉर्मली कुछ ऐसे कुंडलियां देखी होंगी, तो क्या सब कुंडलियों के अंदर, सब कुंडलियों के अंदर ये जो नंबर्स हैं इसी क्रमांक में लिखे होते हैं, यानी कि इसी ऑर्डर में लिखे होते हैं? नहीं। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा
किसी की कुंडली में यहां पर लिखा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा ही होता है। किसी के यहाँ पर 6 लिखा होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज इसी हिसाब से घूमता है, राइट। 12 हाउसेस होते हैं। ये जो अभी मैंने 12 मार्क किए हैं, आपको सबसे पहले इनको बाय हार्ट याद करना होगा कि कभी भी यहां पर कोई प्लेनेट बैठे तो आपके दिमाग में आना चाहिए 9th हाउस में है। यहां पर कोई प्लेनेट, कोई राशि बैठी है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 7th हाउस। यहां पर 4th हाउस। हमारे जीवन में हमारी कुंडली का जितना भी इम्पैक्ट है वो सारा का सारा इम्पैक्ट इन हाउसेस से आता है। हम इन हाउसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो इन हाउसेस से आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस कौन सा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है हमें। हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक सबको? इसके बाद इन्हीं हाउसेस के अंदर बैठी होती हैं राशियां। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, और साथ ही में उनके लॉर्ड प्लैनेट कौन से होते हैं, ये आपको कल तक बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। कल तक बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर, ये है एरीज। इसका लॉर्ड प्लैनेट, हर एक राशि का एक लॉर्ड प्लैनेट भी होता है। इसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। 2 नंबर टॉरस। इसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। 3 नंबर जेमिनाई। इसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। 4 नंबर कैंसर। इसका लॉर्ड प्लैनेट है मून। 5 नंबर लियो। इसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। 6 नंबर वर्गो। इसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। 7 नंबर लिब्रा। वीनस। 8 नंबर स्कॉर्पियो। लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। राइट, लिख लिया इतना? नाइन नंबर सेजिटेरियस। लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न। लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न। 11 नंबर एक्वेरियस। लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न। 12 नंबर पाइसेस। लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर। ज्यादा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ग्रुप में भेज दूंगा मैं, या अदरवाइज भी आप इसको इंटरनेट पर इस इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी ले सकते हो। हिंदी में भी बताइएगा। 1 नंबर को बोलते हैं मेष। 2 नंबर को बोलते हैं वृषभ। 3 नंबर को बोलते हैं मिथुन। 4 नंबर को बोलते हैं कर्क। 5 नंबर को बोलते हैं सिंह। 6 नंबर को बोलते हैं कन्या। 7 नंबर को बोलते हैं तुला।
8 नंबर को बोलते हैं वृश्चिक, 9 नंबर को बोलते हैं धनु, 10 नंबर को मकर, 11 को कुंभ और 12 को मीन। सबसे बड़ी मजेदार बात, हमें इन राशियों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हमें याद करना क्या है? टफ पार्ट है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर 1 नंबर राशि कौन सी होती है, 2 नंबर राशि कौन सी होती है, 3 नंबर राशि कौन सी होती है। यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स। आप सब लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको एंड ऑफ द डे याद रखना क्या है? आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो 1 नंबर और 8 नंबर राशि है, 1 और 8 नंबर जो राशि है, इसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। 2 नंबर और 7 नंबर राशि है, इसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। 3 और 6 का मरकरी, 4 नंबर का मून, 5 नंबर का सन। उसके बाद 9 और 12 का है जुपिटर, 10 और 11 का है सैटर्न। दैट्स इट। इतना तो कर लोगे, ये इतना भी ना होगा। इतना याद करना जरूरी है भाई, इसके बिना आगे बात नहीं बढ़ेगी। इसके बिना सच में आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तो आपको सिर्फ धीरे धीरे कोर चीजें समझाने की कोशिश कर। अगर अब आपके सामने कोई ऐसी खाली कुंडली आ जाए तो समझ लोगे कि इसके अंदर 12 बक्से हैं, 12 हाउसेस हैं, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि कुंडली देखकर हम घबराना शुरू कर देंगे कि ये कुंडली आखिरकार है क्या। ठीक है, खाली कुंडली है। अब इसके बाद इस कुंडली के अंदर जब ये नंबर्स लिखे हुए होंगे तो क्या आप इन नंबर्स को पहचान पाएंगे कि ये नंबर्स क्या हैं? अरे हाँ, पहले घर में 7 नंबर राशि बैठी है, दूसरे घर में 8 नंबर राशि बैठी है, तीसरे घर में 9 नंबर राशि बैठी है। इतने तक समझ में आना शुरू हुआ या नहीं? अगेन मैं कह रहा हूं, मैं बहुत बेबी स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरे चौथे दिन जब मैंने ज्यादा स्पीड पकड़ी तो आप पीछे रह जाएंगे अगर इनको नहीं समझेंगे। आज शायद आप बोर हो जाओ, 1-2 क्लासेस की थोड़ी ऐसी चलती हैं। क्लियर? इसके बाद 9 प्लैनेट होते हैं। अब किसी के यहां पर लिखा हुआ है वीई, वीई का मतलब क्या है? वीनस। किसी की यहां पर लिखा हुआ है एमए, एमए का मतलब क्या है? मार्स। किसी के यहां पर लिखा हुआ है एसयू एंड एम ई, इसका मतलब क्या है? सन एंड मरकरी। किसी के यहां पर लिखा हुआ है एस ए, मतलब सैटर्न। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इस व्यक्ति की कुंडली में सन, इस व्यक्ति की कुंडली में सन कौन सी राशि में बैठा है? यहां नंबर दिखाई दे रहा है, 4 नंबर राशि में बैठा है। कौन से घर में बैठा है? 10 नंबर घर में बैठा है। कुछ 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 पढ़ना शुरू आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। नहीं आ रहा? नितेश भाई नहीं आ रहा है क्या? इस इस तरीके से भी नहीं आ रहा तो कैसे आएगा मेरे भाई? अब तो मुझे लगता है मैं लोअर किंडरगार्टन में पहुंच गया हूँ एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आपको ये बताना हो कि वीनस की क्या परिस्थिति है, वीनस की क्या परिस्थिति है, तो हम क्या कहेंगे? वीनस
इस व्यक्ति की कुंडली में कहां बैठा है? 7वें घर में, ये 7th हाउस है। कौन सी राशि के अंदर बैठा है? ये राशि नंबर भी तो लिखा हुआ है, 1 नंबर राशि के अंदर बैठा। तो ये इसकी एक परिस्थिति है, ठीक है। अब जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे, इससे अगला स्टेप भी आता है। यहां क्या लिखा होता है? कई बारी यहां पर लिखा होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री। जब यहाँ 15 डिग्री लिखा होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि वीनस 15 डिग्री का 1 नंबर राशि में बैठा है 7वें घर में। वीनस 15 डिग्री का 1 नंबर राशि में बैठा है 7वें घर में। ये डिटेलिंग जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लास्ट तक की कैलकुलेशंस करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुंडली बनी कैसे? हमें कुंडली हाथ से बनानी नहीं है, लेकिन ना हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बीच में आपको लगा कर दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंगनेस तभी आएगी, नहीं तो समझ में ना आएगा कुछ भी। ये चार्ट सब लोगों ने देखा है 4th 5th स्टैंडर्ड के अंदर, सभी ने देखा होगा, है ना? क्या है ये? सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सूर्य यहां पर बीच में है और बाकी सब ग्रह क्या कर रहे हैं? इसके चक्कर लगा रहे हैं। जब भी एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसका जन्म कहां पर होता है? पृथ्वी पर होता है। वहां पर पृथ्वी को सेंटर मानते हुए, पृथ्वी को सेंटर मानते हुए उस समय पर, जिस समय पर एक बच्चे का जन्म हुआ, उस समय पर प्लैनेट्स की पोजीशन कहां कहां पर थी ब्रह्मांड के अंदर, इसी तरीके से आपकी कुंडली का निर्णय किया जाता है। जब आप पैदा हुए, इस दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुए, आप यहां पैदा हुए, यहां के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ भी परिस्थिति प्लैनेट्स की ब्रह्मांड के अंदर तो रही होगी। कितने प्लैनेट है कुल मिलाकर? 5 प्लैनेट है। पता है आपको? कहने को 9 है, वास्तविक तौर में सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली 5 ही प्लैनेट्स हैं। सन और मून प्लैनेट्स नहीं है, सन और मून प्लैनेट्स नहीं, राहु और केतु भी प्लैनेट्स नहीं है। राहु और केतु वर्चुअल नोड्स हैं मून के, परछाइयां हैं मून की, लेकिन हम इन सभी को एज अ प्लैनेट मानकर चलते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में, एक प्रभावित तौर पर कि कैसे उस व्यक्ति के जीवन में ये प्लैनेट्स प्रभाव डाल रहे हैं। अभी आपने कुंडली देखी थी ना, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वो कुंडली बनी कैसे थी तो और बेहतर हो जाएगा, शायद कुछ ज्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रखेंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वैसे ये चार्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज बना हुआ है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। ये हमेशा इधर से इधर चलता है, ये इस टाइम पर इधर से इधर बना हुआ है। तीन 360 डिग्री का सर्कल है, 360 डिग्री का सर्कल है, 12 राशियां हैं, 12 राशियां हैं, जिसमें हर एक राशि को 30 डिग्री मान लिया गया, जिसमें हर एक राशि को 30 डिग्री मान लिया गया। अब आप लोग अगर यहां पर राशियों का स्पैन देखेंगे तो राशियों का स्पैन क्या आता है? 1 नंबर राशि 30 डिग्री टू 0 टू 30 डिग्री। क्या ये समझने से पहले आप ये जानना चाहेंगे कि इसको अब क्यों देखा जा रहा है? जब भी हम
ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड है। जब भी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तर्क वितर्क करके, बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोचेस के अंदर इन सब को कुछ इस तरीके से बांटा था कि जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं। प्लैनेट्स मूव करते हैं। जो राशियां, जो नक्षत्र हैं वो भी मूव करते हैं। लेकिन जो राशियां हैं उनकी प्लेसमेंट को फिक्स कर दिया गया। राशियों की प्लेसमेंट को फिक्स कर दिया गया। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अकॉर्डिंगली, जैसे कि ये 0 डिग्री से 30 डिग्री, इसको 1 नंबर राशि की जगह दे दी गई। इसको 1 नंबर राशि की जगह दे दी गई। एम आई वेरी क्लियर विद इट? इसको 1 नंबर राशि की जगह दे दी गई। अब जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? 1 नंबर राशि 0 से 30 डिग्री, 2 नंबर 30 से 60 डिग्री, 3 नंबर 60 से 90, 4 नंबर 90 टू 120, 5 नंबर 120 टू 150, 6 नंबर। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आगे जाकर काम आएंगी कि इनकी राशियों का स्पैन कितना है, और ये बहुत इजी हो जाएगा आपको आगे जाकर समझना भी। ठीक है, 30 डिग्री हमने आगे बढ़ाया और कुछ भी नहीं किया। वेरी इजी। ये राशियों का स्पैन है। एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा सा ही ये हेवी टॉपिक है, इसके बाद बहुत लाइट है सारा कुछ। ये थोड़ा सा हेवी टॉपिक तो आपको डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद 27 नक्षत्रास है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, और इसके अंदर 4 पद होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट ईच के। ये नक्षत्र की कैलकुलेशन हम आज से 1 हफ्ते के बाद सीखेंगे, जब हम केपी स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अब हमें प्लेनेट को अच्छे तरीके से पढ़ना और देखना कैसे। लेकिन अभी आज आपको थोड़ा सा टॉपिक तो ये समझना पड़ेगा, जबकि ये डिटेल्ड टॉपिक हमारा जब हम केपी पढ़ेंगे तब दोबारा से शुरू होगा। लेकिन आज आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर क्या समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति की
कुंडली की बात कर रहे हैं, अर्थ है उस व्यक्ति का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म जब हुआ उस समय पर सूर्य, सन जिस भी राशि में था। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि कुछ कुछ किसी किसी राशियों में तो होंगे, जिस भी राशि में था वो एक नंबर राशि आपकी बन गई। इस सन है, सपोज करिए कि ये राशियों में सिस्टम बंटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियों के अंदर सिस्टम बन गया। सपोज करो कि ये 1 नंबर राशि है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड सो ऑन, मानकर चल लीजिए। सन जहां पर है 3 नंबर में, तो आपकी कुंडली में पहले खाने में कौन सा आ गया? 3 नंबर लिखा गया। अब उसके बाद यहां पर 7 नंबर के अंदर लिखा गया है वीनस, मरकरी। तो आपकी कुंडली में 7 नंबर राशि के अंदर, आपकी कुंडली में 7 नंबर राशि के अंदर क्या ये वीनस और मरकरी बैठ जाएंगे? ये प्लैनेट्स ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं, ध्यान से समझो। ये अर्थ है, जब आपका जन्म हुआ सैटर्न की पोजीशन यहां थी, मार्स की पोजीशन यहां थी, वीनस की पोजीशन यहां थी, मरकरी की पोजीशन यहां थी, राहु की यहां थी, केतु की पोजीशन हमेशा इसके ऑपोजिट ही रहती है। उसके बाद इसमें आप मून की पोजीशन लगाएंगे तो चलो मून की पोजीशन यहां थी। जब आपका जन्म हुआ होगा इन सब चीजों की पोजीशन कहीं कहीं पर तो होगी। क्या ये प्लैनेट्स हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं? क्या ये हमेशा घूम रहे हैं? ये हमेशा घूम रहे हैं। क्या ये किसी ना किसी डिग्री पर है हमेशा? इस समय पर अगर सूर्य यहां पर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इस समय पर 60 से 90 डिग्री के बीच में है। ये हमें समझना है आगे जाकर। लेकिन यहां तक ये समझ में आ गया कि ये प्लेनेट यहां यहां कैसे कैसे बैठे। इसके बाद इसी कुंडली को जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगी ये कुंडली? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। क्या इसी को हम इसके साथ छाप देंगे? इसी को एग्जैक्टली इसके साथ प्रिंट कर देंगे तो हमारी कुंडली बन गई। ये सिस्टम को आप सब लोगों को समझना इंपॉर्टेंट किस लिए था कि हम अभी तक जो इतना सारा सिस्टम पढ़ रहे हैं, आखिर ये हमारे जीवन में आया कहां से? मुझे तो सबसे बड़ी यही परेशानी होती है कि एक व्यक्ति की कुंडली बनी तो बनी कैसे? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल, बुध, शुक्र लगभग सूर्य के ही आसपास ही रहते हैं, एक ही राशि में। ऐसा सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है। मेरे में देखा जाए तो बहुत दूर दूर भी है। चलिए, जब हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली को, तो एक कुंडली जैसे कि हमने अभी बात करी किस प्रकार से दिख रही है? मन में हमेशा ये आशंका बनी रहती कि भाई समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या सिस्टम है कि कैसे एक व्यक्ति की कुंडली अलग हो सकती है। तब जाकर थोड़ा कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना, तब जाकर थोड़ा कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जाना जिनसे कि ये कुंडली को थोड़ा सा हाथ से बनाना भी सीखा। या हाथ से बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था? नहीं, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? ताकि हम लोग खुद से कम बहुत सारी चीजों को जान सकें और अपने आप के ऊपर बहुत चीजों के ऊपर विश्वास भी कर सकें। पर सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर अब क्या है? ये कुंडली।
आखिरकार ये 9 प्लैनेट, 12 राशियां, 9 घरों को या 27 नक्षत्रों को मिलाकर बन क्या रहा है, ये कुंडली। तो हमें सीखना है इस कुंडली को पढ़ना। तो इस कुंडली को पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे यात्रा 12 घरों की, 12 हाउसेस की। एक एक करके पिन पॉइंटेडली हम 12 घरों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जैसे हम 16 जोन्स को पढ़ते हैं। सभी को आते हैं 16 जोन्स, अब तो रट गए होंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि भैया ये 16 जोन पढ़ने से पहले हमें इतने अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे? अब ऐसे कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम बोलते तो आपके दिमाग में आ जाता है ना, अरे यार इस व्यक्ति को ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अरे इसके साउथ साउथ वेस्ट में को प्रॉब्लम होगी। सोचो कहां से कहां तक आप लोग रिलेट कर पाते हो। इसको बैंकिंग की कोई प्रॉब्लम है, अरे नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी ना, कितनी लंबी चौड़ी बात है, देख लो। अब आप लोगों को वो चीजें पीनट्स लगती है। ऐसे ही जब एक कुंडली के अंदर आप 12 घरों को अच्छे तरीके से घोट कर पी जाते हैं, तो आप 90% कुंडली को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख लेते हैं कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो शुरू करते हैं हम पहले घर से, हाउस नंबर 1। ये पहला घर कहां बैठा होता है? ये पहला घर ये वाला है। इसका आप सब लोगों को ध्यान देना है कि ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस मैं खुद हूं, फर्स्ट हाउस मैं स्वयं हूं। कभी भी किसी व्यक्ति की एटीट्यूड, ईगो, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो तो हम उस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस को देखते हैं। किसी व्यक्ति के, अब मैं धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, प्लैनेट्स को हम हाउसेस के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं आपको क्यों एग्जाम्पल्स दूंगा? क्योंकि जब मैं आपको थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कहां कहां और रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस मैं खुद हूं, मैं स्वयं हूं। फर्स्ट हाउस में अगर किसी का गलती से मार्स, मंगल बैठा हो तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी? थोड़ी सी फिजिक उसकी अच्छी होगी, बिल्ड अच्छा होगा, क्योंकि मंगल थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, थोड़ा क्रूर प्लैनेट भी है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा एरोगेंट भी होगा। किसी के सूर्य होगा तो सूर्य क्या है? थोड़ा सा इगोइस्टिक। पहले घर में किसी का सूर्य बैठा होगा तो हम कहेंगे भैया ये व्यक्ति इगोइस्टिक है। पहले घर में किसी का मरकरी बैठा होगा तो हम क्या कह देंगे? ये व्यक्ति थोड़ा बातूनी है। पहले घर में किसी का वीनस बैठा होगा तो हम क्या कह देंगे कि ये व्यक्ति थोड़ा पर्सनैलिटेड है। इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं कि ये व्यक्ति अट्रैक्टिव है। इस तरीके से हम चीजों को जरूर देख सकते हैं। लेकिन पहला घर किस चीज का है? पहला घर स्वयं का है। पहला घर हमारे शरीर का है। पहला घर हमारी अपीयरेंस का है। फर्स्ट हाउस हमारी जनरल हेल्थ का भी है। फर्स्ट हाउस हमारी जनरल हेल्थ का भी है। 5वां घर हमारे बॉडी पार्ट को किसको दर्शाता है? हमारे सर को। हर एक हाउस हमारे बॉडी पार्ट को भी दर्शाता है। तो पहला घर हमारे हेड को भी दर्शाता है। फर्स्ट हाउस इज ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है, एक व्यक्ति की एटीट्यूड को दर्शाता है और उसकी नेचर को भी दर्शाता है। जब भी हमें किसी व्यक्ति की नेचर के बारे में पता करना हो, उसके पहले घर को देख लो, उसके पहले घर को जान लो और उसके अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति के साथ वार्तालाप करो। We see the number written in the house or the text written in the house. Very good question. हम दोनों को देख सकते हैं। पहले घर में वीनस बैठा है या 7 नंबर राशि बैठी है, क्या एक ही बात है? बात एक तो नहीं है, लेकिन वीनस का इंपैक्ट तब भी आएगा क्योंकि 7 नंबर राशि का लॉर्ड प्लैनेट कौन सा था? वीनस। 2 नंबर राशि का लॉर्ड प्लैनेट कौन सा था? वीनस। क्या इस तरीके से भी हम देख सकते हैं? हाँ, प्लैनेट खुद जहां बैठा है उसका इंपैक्ट हमेशा वहां ज्यादा रहता है। प्लैनेट खुद जहां बैठा है वहां उसका इंपैक्ट ज्यादा रहता है। पहले घर से हम कौन कौन से प्रोफेशंस को देखते हैं? पहले घर से हम हर तरीके के सेल्फ ड्रिवन प्रोफेशंस को देखते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर है,
सेल्फ ड्रिवन प्रोफेशन है। डॉक्टर है, 1-to-1 प्रोफेशन है। स्टाइलिस्ट है, जिम ट्रेनर है, ये 1-to-1 प्रोफेशंस हो गए। आप किसी का वास्तु कर रहे हैं, 1-to-1 प्रोफेशन। पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स को हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। साइकियाट्रिस्ट, हीलर, हीलर मीन्स इंडिविजुअल। अब अगर यहां पर मैं अपनी बात करूं कि मैं भी तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आई एम टीचिंग यू इन अ ग्रुप, तो ये 1-to-1 नहीं हुआ। इफ आई टीच यू 1-to-1, देन इट इज सीन फ्रॉम फर्स्ट हाउस। मॉडलिंग, जहां पर आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है, फर्स्ट हाउस। कोई भी प्रोफेशन जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो, इट इज सीन फ्रॉम फर्स्ट हाउस, वेयर बॉडी इज इन्वॉल्व। बॉक्सिंग, यस फर्स्ट हाउस। उसके साथ धीरे धीरे हम देखेंगे ना, प्रॉपर्टी डीलिंग, ऐसे तो बहुत सारी चीजें 1-to-1 है। प्रॉपर्टी डीलिंग इज नॉट ओनली फर्स्ट हाउस। फ्रॉम लग्न चार्ट और कीपी चार्ट देखो, शुभी मैम को थोड़ी जल्दी हो गई। क्या मैंने अभी तक आपको बताया 2 तरीके के चार्ट होते हैं? मैंने तो बताया ही नहीं। मैंने तो ये भी नहीं बताया कि लग्न चार्ट भी कुछ होता है, एक तरीके का भी नहीं बताया, 2 तो बहुत दूर की बात है। फोटोग्राफी, यस फ्रॉम फर्स्ट हाउस। थोड़ा सा इंतजार करें, इतनी ज्यादा जल्दबाजी में ना रहें, ताकि आप लोगों को फिर आपकी गाड़ी ज्यादा तेज हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सच में बहुत बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ। बीच में थोड़ा हैवी हुआ ना, मैंने उस टॉपिक को थोड़ा बाईपास किया। अभी अगर मैं आपको समझाने बैठा हुआ होता ना कि एक राशि के अंदर 3.5 नक्षत्र होते हैं, 3.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 13 डिग्री 20 मिनट बनता है। वो इतना ट्रेवल करता है। इतनी बात सुनकर आप भाग जाते हैं। मुझे रोक कर रखना है, आपको सिखाना है। थोड़ा थोड़ा लाइटर नोट पर ही चल रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है, सीखोगे तो सब कुछ। ये टॉपिक आएगा तो सही, तो प्रिपेयर रहना। लेकिन जब तक ये टॉपिक आएगा तब तक आपको, अरे ये तो बच्चों का खेल है। जैसे कि अभी ये फर्स्ट हाउस लगने लग गया ना, अरे ये तो बच्चों का खेल है सर। सेकंड हाउस कहां पर आता है? दूसरा बॉक्स। दूसरे बॉक्स का क्या प्रभाव है? जब भी माइंडेड, जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पैसों की दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले सेकंड हाउस देखना है। सेकंड हाउस, अगर हम वैदिक की भाषा में बात करते हैं, तो ये होता है आपके धन का, आपकी कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपकी ओवरऑल स्पीच को दर्शाता है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस में मेरे 8 नंबर राशि है। जिसके सेकंड हाउस में मंगल या मंगल का प्रभाव होगा, वो बहुत कटाक्ष बोलता होगा। मैं ऐसा बोलता तो नहीं हूं वैसे, फिर भी कितने सारे स्टूडेंट्स मुझे कई बार कहते हैं, सर आप कई बार रूड हो जाते हो, आपसे डर लगता है, आप गुस्से हो जाते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करता। जानने जाने में भी कोशिश करता हूं कि ना करूं। लेकिन सेकंड हाउस में 8 नंबर राशि का प्रभाव कई बार आपकी वाणी को थोड़ा रूड, क्योंकि उसको जो चाहिए वो चाहिए। इन्हीं क्लासेस में भी आप लोग कई बार देखेंगे। प्लीज, जो भी लोगों को कुछ कुछ चीजें आती हैं ना, वो लिखे मत यहां पर। ये मेरी विनती है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप मजा लो, यू हैव पेड फॉर दिस ब्यूटीफुल मूवी। आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो साथ साथ? तो दूसरा घर है हमारा धन, कुटुंब और वाणी। जब जब भी कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में ये दिक्कत आ रही है, तब हम सेकंड हाउस को देखेंगे। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि आप हाउसेस में देखना क्या है और कब देखना है, दोनों चीजों का ध्यान रखें।
सेकंड हाउस दर्शाता है धन को, लेकिन किसी का बैंक का लोन पास नहीं हो रहा होगा, किसी के पैसे खराब हो गए होंगे या किसी के पैसे बर्बाद हो गए होंगे, हम तभी तो सेकंड हाउस देखेंगे। सेकंड हाउस दर्शाता है हमारी स्पीच को, हमारी वाणी को। आप अपनी वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाओगे, हम सेकंड हाउस को देखेंगे। या आप अपनी वाणी की वजह से धन अर्जित कर रहे होगे, तो आप सेकंड हाउस को देखोगे कि इसका फायदा मैं कैसे लूं। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? हमें आगे जाकर इन चीजों को मिलाना है, और मैं अभी 1-2 क्लासेस के अंदर ही, आज तो फर्स्ट क्लास है ना, 3rd क्लास तक आपको एक प्रिडिक्टिव पर्सन बना दूंगा, ये मेरा वादा रहा। आप खुद अपनी प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे, थोड़ी बहुत अपने घर वालों की करना शुरू कर दोगे, समझ लो। सेकंड हाउस, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी टंग में प्रॉब्लम है, उसकी टेस्ट में प्रॉब्लम है, उसकी फूड हैबिट्स में दिक्कत है, सेकंड हाउस। अब जब हम आगे जाकर देखेंगे ना, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जब दशाएं बदलती हैं, तो मैं व्यक्ति को पता है कि कैसे कहता हूं, जब मुझे लगता है ना कि अब इसके सेकंड हाउस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपका कुछ समय से टेस्ट बिगड़ा है, या जो चीजें आपको स्वाद लगती है आपको मिल ना रही हो, या आपका मन ना करता हो खाने का। किसी का मीठा खाने का बड़ा मन करता हो, लेकिन एकदम से ऐसी दिक्कत आ गई कि वो व्यक्ति अब उसका मीठे की तरफ देखने का मन नहीं करता, यानी सेकंड हाउस पर कोई अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है। वी हैव टू री-वेरीफाई ऑलवेज। सेकंड हाउस आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दर्शाता है, आपके पास ओवरऑल वेल्थ कितनी है, आपने कितनी वेल्थ अक्यूमुलेट की है अपने जीवन के अंदर। दूसरे घर को हम अपनी सस्टेनेंस का घर भी कह देते हैं। ये हमारी एक सिक्योरिटी होती है। हम कहते हैं ना, नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, रोज की आमदनी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे पास खुद का इतना जुगाड़ है कि हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। गॉट इट? सेकंड हाउस हमारे इस बॉडी पार्ट को मेजरली दर्शाता है, यहां माथे से नीचे और थ्रोट तक, इसका ध्यान रखना पड़ता है। नोज, लिप्स एंड थ्रोट, ये 3 बॉडी पार्ट्स को हमारा सेकंड हाउस दर्शाता है। सेकंड हाउस में जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि ये धन का घर है, तो वेल्थ मैनेजमेंट का काम, ये हमारे टेस्ट का घर है, तो फूड इंडस्ट्री इससे देखी जाती है। बैंकिंग का काम इससे देखा जाता है। ये हमारे कुटुंब का को दर्शाता है, तो फैमिली बिजनेस इससे देखा जाता है। रेस्टोरेंट्स इससे देखे जाते हैं, शेफ देखे जाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस सेकंड हाउस से देखा जाता है। आईज ऑल्सो इन सेकंड हाउस, यस, आईज ऑल्सो इन सेकंड हाउस, ईयर्स ऑल्सो इन सेकंड हाउस। थर्ड हाउस, ये हमारे करेज का, हमारी हिम्मत का। थर्ड हाउस को हम बोलते हैं हाउस ऑफ एफर्ट्स। जब भी कोई व्यक्ति कहता है ना कि यार अब तो मेरी हिम्मत टूट सी गई है, तब हम एक बार के लिए थर्ड हाउस को जरूर देखते हैं। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का भी है। थर्ड हाउस आपके नेबर्स का, पड़ोसियों का। थर्ड हाउस मेजरली दर्शाता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई, शॉर्ट ट्रेवल्स, ऑनलाइन वर्क, थर्ड हाउस से देखा जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा।
हमारी जनरल हैबिट्स को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ प्लानिंग एंड फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एक्शन। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। जब भी कोई व्यक्ति आपसे आकर ये कहे कि मेरे कागजी कामों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हिम्मत टूट सी गई है, छोटे भाई बहनों की वजह से दिक्कत आती है, छोटे मोटे काम करने जाता हूं, छोटे ट्रैवल्स टूरिंग करता हूं, उनमें दिक्कत आती है, थर्ड हाउस। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, अगेन टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस थर्ड हाउस से देखा जाता है। मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग का काम थर्ड हाउस। कमीशनिंग, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, फ्रेंचाइज लेना या देना, थर्ड हाउस। कमीशनिंग किस हिसाब से, जैसे हम दलाली कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर है तो उसका काम क्या है, कमीशन का हुआ ना। प्रॉपर्टी का काम हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर इज सीन फ्रॉम थर्ड हाउस। मीडिया का काम थर्ड हाउस से देखते हैं। हर तरीके के आईटी का काम, हर तरीके की आईटी का काम हम थर्ड हाउस से देखते हैं। एजेंसी बिजनेस हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, मेरा मन तो बहुत अभी और पढ़ाने का, अभी तो टाइम भी 8:05 ही हुए हैं, लेकिन मैं सुबह 3:30 बजे से जगा हूं और मैं चाह नहीं रहा हूं कि मैं अपनी एनर्जी को और कम कर दूं। रात को सोए भी 12:30 थे। अभी थोड़ी सी एनर्जी मुझे लगता है कि लो है, और मैं थोड़ा एनर्जेटिक होकर पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। फर्स्ट क्लास थी, मिस नहीं करना चाहता था किसी भी कीमत पर, इसलिए 6 बजे पहुंच कर भी आप लोगों की क्लास जरूर ली। एक बेहतरीन स्टार्ट का हमने आगाज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इतना पवित्र शुभ दिन है, इस दिन हमारे इस कोर्स का आगाज हुआ, जो बहुत बहुत ही शुभ और अच्छा है। मैं आप लोगों को 5 मिनट के लिए अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं, आपका ग्रुप भी ओपन कर दूंगा मैं एक बार के लिए, अगर आप चाहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें कुछ 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 समझ में आनी शुरू हुई होंगी। आज आप थोड़ा बहुत मेरे साथ अलाइनमेंट में आए होंगे। कल से हम स्पीड अप करके 12 के 12 हाउसेस को कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 9 प्लैनेट्स में से जितने प्लैनेट्स हम मैक्सिमम पढ़ सके उसको पढ़ें, ताकि इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, और बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ाकर हम एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बने। आज आप लोगों से जो प्रॉमिस किया है, थर्ड या फोर्थ डे से आप लोग खुद से अपनी प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे, एंड दैट आई प्रॉमिस। और इसलिए जो जो चीजें आज कराई हैं, थोड़ी सी चीजें याद कर लो कि बॉक्स में हाउसेस की प्लेसमेंट्स कहाँ होती है, राशि का लॉर्ड प्लेनेट कौन सा होता है, ये 2-3 चीजें भी याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट की ऑप्शन दे। ओके, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को ठीक ठाक से समझ में आया होगा। वैसे तो मैं चैट बॉक्स में भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गया चैट बॉक्स? अरे नहीं, रेस्ट की मुझे ऐसे ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये होता है कि जब मेरे अंदर एनर्जी कम हो तो मुझे मजा कम आता है। अभी आप देखो, जितनी भी हमारी क्लास गई वो तो एनर्जेटिक ही गई ना। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आर्म्स, शोल्डर्स एंड नेक। ठीक है जी, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
Good night. Thank you. Do take Good care. night. Thank you so Bye-bye. much, sir. Yes, sir. Bye Thank bye. you so much, sir. Thank you Good so much, night, sir. Thank you sir. so Thank much. you, Gratitude, Jai sir. Shri Ram. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.